हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऊष्मा और हमारे पास तापमान, दो चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा यहाँ पे, उनका पूरा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे ना आज, वो अध्ययन करेंगे तापमान के बारे में। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक आएगा हमारा ऊष्मा आएगा, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज। हमने जो लास्ट वीडियो अपन को पढ़ी है, तो उनको एक बार है ना, जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में यही बोलता हूँ आपको कि जो लास्ट जो वीडियो हमने पढ़ी है उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, आपको इस वीडियो के लिंक में, आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जो जितने इन वीडियो के लिंक है वो मिल जाएंगे आपको, जो लास्ट में जो अवेलेबल है। हमारे चैनल पर जाकर के ना आप लोग प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, साइंस बाई नंदराम सर के नाम से है, तो उसके अंदर सारे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पढ़ने वाले हैं तापमान के बारे में। आप सब लोग हेडिंग लगा लीजिएगा तापमान। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तापमान क्या होता है। तो देखो, हम यहाँ अध्ययन करें तो आप लोग सबसे पहले क्या हेडिंग लगाओगे? तापमान। तो टेम्परेचर, तापमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कहते हैं दोस्तों। और टेम्परेचर को डिफाइन किस किस तरीके से करेंगे वो हमको सीखना है यहाँ पे, और कहाँ ये काम आता है, क्या इसका रोल होता है हमारे डेली लाइफ में या इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर जो होता है ना दोस्तों, किसी भी वस्तु का गर्माहट, ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजरमेंट होता है वही क्या होता है दोस्तों? तापमान होता है। किसी भी वस्तु का हम लोग देखते हैं या किसी भी पदार्थ की अगर बात करेंगे तो वो क्या होता है कि उसकी हॉटनेस हो गई या कोल्डनेस हो गई, मतलब उसका ठंडापन या उसकी गर्माहट जो होती है, उसका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? उस वस्तु का तापमान। तो देखो, किसी वस्तु का गर्माहट, किसी वस्तु का गर्माहट एवं ठंडेपन की माप, ठीक है, माप ही तापमान कहलाती है, समझ गए आप लोग? किसी वस्तु के ठंडेपन और ठंडेपन या गर्माहट की जो मेजरमेंट होता है या माप होती है वही क्या कहलाती है? उसकी तापमान कहलाता है। अब देखो, तापमान की हम लोग बात करने वाले हैं तो ये सदिश राशि है, अदिश राशि है दोस्तों। ये अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर हम लोग इसकी विमा की बात करेंगे तो देखो, इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा की हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसकी विमा m0, L0, T0 और थीटा है। ये क्या है? थीटा। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग? 1। तो इसकी ये विमा निकल के आती है m0, L0, T0 और थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा? 1। तो ये हमारे पास इसकी विमा हो गई। आगे हम बात करेंगे, देखो इसके SI यूनिट की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट में इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ठीक है, जिसको हम डिनोट वैसे इंग्लिश में लिखते किससे हैं? केल्विन से, और इसको लिखते किससे हैं दोस्तों? कैपिटल K से। क्योंकि ये तापमान है ना, जो हमारी पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 मूल भौतिक राशि है, उनके अंदर ये आता है। जैसे मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर, देखो ये क्या है, मतलब मूल भौतिक राशि है। टेम्परेचर की दोस्तों हम बात करेंगे तो ये तापमान हम लिख लेंगे यहाँ पे, तापमान मूल भौतिक राशि है। तापमान क्या है? मूल भौतिक राशि है। ठीक है, तापमान क्या है? मूल भौतिक राशि है। और इसके अंदर एक चीज़ दी हुई है कि अगर ये मूल भौतिक राशि है ना, तो हम कहेंगे कि ये उन्हीं कैटेगरी में आता है जहां हम लोग जो पहले चैप्टर पढ़े थे, हम लोग विमा और यूनिट एंड डायमेंशन वाला पढ़े थे, उसमें कहा गया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कई बार एग्जाम में आ जाती है। ध्यान रखना कि पहली बात तो ये पूछेगा सवाल कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कौन कौन सी है और इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आप लोग आंसर क्या दोगे? संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। और होती कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा और हमारे पास ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो ये जो होती हैं हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। आप हमारी लास्ट जो वीडियो है ना, उनको देखते रहा करो, जिससे इन सब चीज़ों का आपको मालूम रहे। अब देखो, हम लोग बात करें कि इसको टेम्परेचर को मापने के लिए दोस्तों किसका नाम यूज किया जाएगा? तापमापी का उपयोग करेंगे। किसी भी वस्तु का अगर हमें मेजरमेंट करना है तापमान का, तो देखो तापमान मापने के लिए हम लोग तापमान मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। तापमान मापने के लिए तापमापी का उपयोग तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग मेजरमेंट करेंगे
टेम्परेचर मेजर बाई थर्मामीटर। अब देखो स्केल जो होता है ना थर्मामीटर के अंदर, तो दोस्तों वो अलग अलग स्केल पे हम नापते हैं। जैसे आपको जनरली अगर एग्जांपल रूप से मैं बताऊं कि आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ अगर मनुष्य है उसका तापमान शरीर का कितना होता है, आपसे अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर दोगे। आपसे अगर दोस्तों बात करें कि आप ये बताइएगा फ़ारेनहाइट में बात करेंगे, आप जनरली रूप से बुखार आ जाता है तो कहते हैं कि 100 डिग्री का क्या आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता, वो किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो 98.6 ठीक है डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है एक नॉर्मल हमारा टेम्परेचर होता है, जो किसके इक्विवेलेंट होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके इक्वल होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। देखो हम लोग जो, मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि कौन कौन से तापमापी के स्केल है जिनका उपयोग हम लोग करते हैं तापमान के मापन में। तो आप हेडिंग लगाओ यहाँ पे, तापमापी जो स्केल है उनके बारे में। ठीक है, तापमापी के जो स्केल है उनके बारे में यहाँ आप है ना एक टेबल बना लेना छोटी सी, एक हमारे पास है सीरियल नंबर और एक है हमारे पास तापमापी स्केल। एक मेरे पास क्या है, तापमापी स्केल, और यहाँ है हमारे पास हिमांक बिंदु जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिमांक बिंदु। और दोस्तों ये मेरे पास है क्वथनांक बिंदु। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। दोनों को सुन लो, एक मेरे पास हिमांक बिंदु है। ठीक है, ये टेम्परेचर स्केल हो गया, ये हमारे पास थर्मामीटर स्केल या टेम्परेचर तापमापी स्केल हो गया। तो ये टेम्परेचर स्केल हो जाएगा जिसको हम लोग नापेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग एपी। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु, जिस पर कोई चीज़ क्या होती है, जमती है। और दोस्तों हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो हम लोग यहाँ एक सारणी में सारी चीज़ों को मैं आपको 4-5 स्केल है, 5 स्केल है, उनके बारे में पूरा लिखवा देता हूँ, जिससे आप लोगों को कभी भी कोई पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, गलत होने का बिल्कुल चांस ही नहीं रहेगा। तो आप भी अपने इसमें ना एक नोट्स कॉपी में ये चीज़ें बना लो, और बनाने के बाद धीरे धीरे करके देखो एक चीज़ को क्लियर करते चलते हैं। पहला हमारा जो है ना वो हमने माना किस में है, डिग्री सेल्सियस। किस में हमारा डिग्री सेल्सियस के अंदर हम लोग यूज करते हैं सेल्सियस सेल्सियस। तो सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस के अंदर हम लोग बात करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, इसका हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दूसरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर बात करें दोस्तों, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा बताओ, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पर कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री के बाद 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और कितना हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक हो जाएगा हमारे पास कि यहाँ एक है हमारे पास केल्विन, एक क्या हो जाएगा, डिग्री केल्विन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे डिग्री केल्विन की, तो डिग्री केल्विन में क्या होगा हमारे पास, देखो 273 से स्टार्ट होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 273 केल्विन, और इसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें 100 जोड़ लेंगे 273 में। अगर 100 जोड़ेंगे हम लोग तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा दोस्तों 373। कितना आएगा, 373 आएगा आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आगे देखो हम लोग बात करेंगे 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, डिग्री रूमर। जो स्केल है वो कौन सा है, डिग्री रूमर। और डिग्री रूमर की अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पर 0 डिग्री रूमर आएगा दोस्तों, और यहाँ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो कितना आएगा, 80 डिग्री रूमर। कितना आएगा, 80 डिग्री रूमर। आगे हम बात करें 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे क्या आएगा, डिग्री रेनक्लाइन। क्या आएगा, डिग्री रेनक्लाइन। और डिग्री रेनक्लाइन की अगर बात करेंगे हम लोग, रेनक्लाइन, ठीक है, डिग्री रेनक्लाइन, ठीक है, रेनक्लाइन, तो ये होगा हमारे पास 492 डिग्री हमारे पास आर ए आएगा। क्या आएगा, 492 डिग्री आर ए आएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 672 डिग्री आर ए। तो ये हमारे पास रहे 5 स्केल। ठीक है, मैंने तापमान को मापने के लिए कितने स्केलों का आपको यूज बताया, हमारे पास 5 होते हैं। पहला कौन सा होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके अंदर दोस्तों हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमने देखा डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर बात करेंगे तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 32 डिग्री, और हमारे पास क्वथनांक बिंदु कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 212
212। हमारे पास अगर दूसरा देखें डिग्री केल्विन का 273 273 होगा, इसमें हम लोग 100 ऐड कर देंगे तो 370 हमारे पास बन जाएगा। आगे हम देखो बात करें कि एक आगे हमारे पास डिग्री रूमर, ठीक है, तो हमारे पास 0 डिग्री, तो इसमें हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आएगा और हमारे पास 80 डिग्री क्या आएगा हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। आगे हम लोग और बात करें डिग्री रेनक्लाइन की, तो इसके अंदर देखो 4 से 92 डिग्री तो ये आएगा आर और 672 क्या आएगा ये आएगा। अब आपसे ना इन्हीं स्केल से सवाल पूछता है, किसी में किसी को चेंज करवा देता है, क्योंकि आपके लिए ना दोस्तों दो जो स्केल है ना वो अलग है, एक तो रूमर वाला और एक डिग्री रेनक्लाइन वाला, क्योंकि आप डिग्री सेंटीग्रेड से आप लोग इंट्रोड्यूस हो, आप जानते हो, फ़ारेनहाइट आपने पढ़ा होगा, केल्विन तो आप पढ़ते ही हो, लेकिन केवल 2 स्केल है जिनके लिए आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, उनको भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। आगे देखो हम लोग बात करें कि आपको ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये सर हमें ये तो बताओ कि अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करना पड़े या डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें रूमर में चेंज करना पड़े या हमें केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना पड़े, तो एक स्केल का दूसरी स्केल में अगर हमें परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह का हम लोग फॉर्मूला जनरेट करें। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, और वो आएगा कैसे, देखो मैं लिखने को तो मैं सीधा फॉर्मूला भी लिख दूंगा, लेकिन वो हमें देखना है कि एक्चुअल में रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट देखना है कि एक्चुअल में वो फॉर्मूला अगर हमें और भी जरूरत पड़े तो हम लोग भूल भी जाए तो हम बना सकें उसको, ठीक है। तो आप देखो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे इस तरह की कि हमको पहले 2 पॉइंट बताओ, ठीक है, इसके लिए हमें कितने पता 2 जो पॉइंट है ना वो पता होने चाहिए। 2 पॉइंट हमको पता होंगे, 2 पॉइंट्स अगर अवेलेबल है तो उनकी हम लोग क्या कहेंगे, कौन कौन से पॉइंट पता होने चाहिए बताओ। एक हमको पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट, एक कौन सा पॉइंट पता होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए, और दूसरा हमको कौन सा पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हमको एक तो फ्रीजिंग पॉइंट पता हो और एक साथ में क्या पता हो हमको, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आपको एक तो मेरे पास क्वथनांक बिंदु पता हो और एक मेरे पास हिमांक बिंदु पता हो। सॉरी ये ना बॉइलिंग है, मेल्टिंग नहीं है, क्या है बॉइलिंग है, ध्यान रखना, ये बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो हम लोग अगर इनकी बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये चीज़ दी हुई है ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट है और एक क्या हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मैं आपको स्केल बता रहा हूँ कि जैसे ये स्केल है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट लिख देंगे, और जैसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट, नीचे क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो सुनो, ऐसे ही है ना हम लोग सबको ना इक्वल करके लिख देंगे। इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, ये हिंदी में क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास क्या है हिमांक बिंदु है, ये मेरे पास क्या है हिमांक बिंदु है, और ये मेरे पास हिमांक बिंदु हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा क्वथनांक बिंदु होगा। अब क्वथनांक बिंदु अगर होगा माइनस के क्या हो जाएगा हमारे पास ये हिमांक बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिमांक बिंदु। तो हिमांक बिंदु की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसको मतलब ऐसे ही ये वैल्यू क्या होगी सबके लिए क्या हो जाएगी इक्वल, सबके लिए क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जैसे हम बात करने वाले हैं यहाँ स्केल ले लो, जैसे मैंने पहले वाले एक स्केल की लिख रहा हूँ, जैसे मैं डिग्री सेंटीग्रेड की लिख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास डिग्री सेंटीग्रेड है स्केल के रूप में, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 16, और इसका देखो क्वथनांक बिंदु मैंने सारणी में लिखाया था 100 माइनस के यहाँ पर कितना है बॉइलिंग पॉइंट हमारे इसका जो देखो यहाँ पर स्केल लिख दिया कौन सा है स्केल डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास बताओ, मैंने आपको सारणी में थोड़ी देर पहले लिखाया था कि देखो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था ये 0 है, ये एफपी है, ठीक है, हिमांक बिंदु कौन सा ये, तो मैं अगर देखो यहाँ लिख के बताता हूँ, ये कल बता देता हूँ, ये हमारे पास स्केल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मैंने कहा था कि स्केल अगर है स्केल होगा, स्केल के साथ माइनस के मैं क्या लिखूंगा फ्रीजिंग पॉइंट लिखूंगा, माइनस क्या लिखूंगा बीपी, माइनस के एफपी, माइनस से क्या करूंगा एफपी। देखो ये शॉर्ट फॉर्म में इसको बात करेंगे तो ये क्या होता है एफपी, और इसको हम क्या लिखते हैं ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म में बीपी, एक को तो एफपी लिखते हैं एक को क्या लिखते हैं बीपी। तो आप सोचो कि यहाँ स्केल हमारे पास कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ठीक है, एफपी हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एफपी का देखो एफपी कौन सा यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने क्या लिख दिया 0, उसके बाद यहाँ पर बीपी कितना है बताओ, बीपी कितना है 100, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0, तो आप निकालोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बटे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो जाएगा 100। तो आपको मैं यही सिखा रहा हूं कि हमें कुछ नहीं करना इसमें। देखो वापस से एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, स्केल है, ठीक है, हम स्केल लिख दिए, हमें क्या चाहिए एफ बी चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया एफ बी लिख दिया, ठीक है, इसका हिमांक बिंदु लिख दिया। वापस हमने क्या लिखा, नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका क्वथनांक बिंदु कितना है, ठीक है, इसका क्वथनांक बिंदु कितना है 100 है, तो यहाँ पर 100 आ गया। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट है तो ये क्या आ गया 0 आ गया, तो 100 में से 0 गया तो हमारे पास कितना आया 100 आया, और उसके बाद डिग्री सेंटीग्रेड में से हमने 0 घटाया तो हम लोग क्या कर देंगे डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। आगे देखो हम लोग बात करने वाले हैं
इस तरीके से कि यहां हम लोग और स्केल बनाएं, ठीक है, इस तरीके का कोई स्केल बनाएंगे तो ये स्केल किस तरीके से का होगा। आगे देखो हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो दोस्तों ये डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 32 होता है, और इसका देखो हायर पॉइंट कितना होता है 212, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा बॉइलिंग क्वथनांक बिंदु माइनस के हिमांक बिंदु। आगे हम लोग बात करेंगे डिग्री, यहाँ पर केल्विन हो गया, डिग्री केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273, कितना होता है 273। अब देखो इसमें भी आप लोग कहोगे सर हमें बिल्कुल ही करेक्ट बताओ, तो ध्यान रखना कैलकुलेशन के पर्पज से हम लोग कितना लेते हैं 273, अदरवाइज अगर आप एग्जैक्ट लोगे तो 273 पॉइंट कितना आएगा, देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में 273.16 केल्विन आता है, और इसका अगर बीपी देखते हैं तो बीपी कितना आता है, बीपी आता है 373.16 केल्विन। ये हमारे पास क्या होता है हिमांक बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग हिमांक बिंदु, और इसको हम क्या बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे क्वथनांक बिंदु। तो ये मेरे पास हिमांक और ये मेरे पास क्या हो जाएगा क्वथनांक, तो दोनों को ही अपन लोग कर सकते हैं 273 273 और एक क्या हो जाएगा 373। तो आप लोग यहाँ हम 273 से कर रहे हैं, कैलकुलेशन में हमें इतना ही चाहिए, उसके बाद हम लोग 373 इसका हायर पॉइंट हो गया और 273 इसका वही हिमांक बिंदु हो गया। अब हमारे पास दूसरा जो नया स्केल क्या था डिग्री रूमर है, उसका जो स्केल है 0, हमारे पास हिमांक बिंदु कितना 0, इसका हायर पॉइंट कितना है 80, और माइनस के क्या कर देंगे हम लोग इसका लोअर पॉइंट, मतलब हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा 0। आगे हम लोग बात कर रहे हैं देखो डिग्री इंक्लाइन की, उसमें कितना है 492, और हाईएस्ट कितना है इसका बताओ 0 डिग्री आ रहे हैं 672, और माइनस से कितना हो जाएगा 492। अब इसको हम लोग और सोल्व करते हैं, देखो यहां से हम लोग सोल्व करेंगे तो बताओ कितना आएगा 0 बाई डिग्री सेंटीग्रेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा f माइनस 32 बटे, देखो 2 इसमें से लेस करना, 2 में से 2 गया तो 0, 11 में से 8 11 में से 3 गए तो 8, तो ये कितना बच गया साथ 180, ठीक है। यहां से आप लोग इसको लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 0 केल्विन, ये 273 ही रहेगा ये तो दोस्तों। आगे कितना हो जाएगा 100, आगे इसमें से बात करने वाले हो तो इसमें कितना आ रहा है देखो डिग्री रूमर बटे 180, इसको हम लोग बात करेंगे आर ए माइनस के 492, तो ये रहेगा ही रहेगा, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है देखो, ये हमारे पास हो गया 0, और 9 और 8 17, मतलब 17 में से 9 गया तो कितना बचे 8, तो ये 180 हो गया। अब इसमें काटा पीटी कर लो भाई, ठीक है, इस एक 0 से एक 0 कट गई, एक 0 सब में से कट गई ना, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, और ये कितना आ जाएगा 9। मतलब हमारे पास जो रिलेशन निकल के आ रहा है ना दोस्तों, वो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, हम लोग इसको मैं आपको एक समराइज तरीके से लिखा देता हूं जो आपको याद करना है। पहला स्केल क्या है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बटे हमारे पास क्या आ रहा है 9, दूसरा क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, f माइनस के 32 बटे हमारे पास कितना आ रहा है 9, आगे क्या लिख रहे हो k माइनस के 273 बटे कितना आ रहा है 5, ठीक है। आगे कितना आ रहा था r बटे हमारे पास कितना आएगा r माइनस के कितना हो जाएगा 4, और हमारे पास यहाँ आ रहा था r a, ठीक है, r a माइनस के 492 बटे कितना आ रहा है हमारे पास 9। ये स्केल बना है हमारे पास, और इस स्केल में से ना आप लोग सी को यहाँ पर डिग्री थोड़ी देर के लिए मत लगाओ, क्योंकि आपका जनरल फॉर्मूला है तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, और डिग्री सी का मतलब या डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ये फॉर्मूला आपका ब्रह्मास्त्र समझ लो, इससे आप किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है आपका तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। लेकिन आपको इसके अंदर है ना एक स्केल का टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, चाहे वो बॉइलिंग हो चाहे वो फ्रीजिंग हो, और उसके बाद है ना आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर आपका दे, कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। जैसे मैं ना आपको इसमें एक आध क्वेश्चन करा के बताता हूं जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। देखो ऐसा कहा जाता है, जैसे हम लोग मान के चले कि नोट लगा के हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एक ऐसी वैल्यू होती है मनुष्य का सामान्य तापमान, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, और सामान्य तापमान कितना होता है बताओ। सामान्य तापमान की अगर हम लोग बात करेंगे वो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो आप इसको ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं कि अगर यहाँ से हम प्रूफ भी करना चाहें ना तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो इसके ना मैं कई स्केलों में इसका टेम्परेचर लिखवा देता हूँ। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें होता है। अगर हम लोग बात करेंगे फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम लोग बात करेंगे इसका तो इसमें केल्विन में कितना होता है, ये होता है दोस्तों 310 केल्विन होता है, क्योंकि हम लोग चेंज करेंगे तो यही आ जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे रेनक्लाइन की, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 29.6। आप इस स्केल को ना 29.6 डिग्री रूमर हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 558.6 डिग्री रेनक्लाइन। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए,
ठीक है। ये केवल है ना, ये देखो हम लोग है ना, आजकल जो एग्जाम्स का पैटर्न हो रहा है ना, वो पैटर्न दोस्तों इस तरीके का नहीं है कि आपसे सीधा सीधा सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन आपसे इसमें से किसी भी हमारे पास पद्धति में, ठीक है, किसी भी स्केल पर आपसे सवाल पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में बताइएगा, तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड क्या काम आएगा? कोई भी काम नहीं आएगा। लेकिन इतना समझ लेना, आपके ऑप्शन में जरूर गिवन होगा कि हमको उल्टा सीधा करके दे दे, जैसे मान के चलो ऐसे दे दे, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे पास बी दिया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहां पर हमको दिया है सी 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ हमको दिया है डी, हमको दिया हुआ है जी हमारे को 32 डिग्री रूमर। इस तरीके की अगर टेम्परेचर दे दी है, अब आपसे सवाल पूछ लिया कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का सामान्य तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर के जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ठीक है, सवाल ये है, और सवाल अगर इस तरीके का रहेगा तो देखो ये तो हमारे पास रहेगा ही नहीं, ये भी हमारे पास नहीं होगा, 34 भी नहीं होता, 32 डिग्री रूमर भी नहीं होता, तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितना लगेगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में याद कर रखा है तो आप आंसर लगाओगे क्या ये, लेकिन बहुत सारे को तो पता ही नहीं होता। ठीक है, वो जिनको इंट्रोडक्शन ही नहीं पता है कि भाई ये किस तरीके से है, ये मैंने जो आपको लिखा है ना, ये मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है, जो कि 5 स्केल के रूप में लिखा है। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37। इसमें कितना होगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6। देखो हम जो थर्मामीटर जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो थर्मामीटर जो लगाता है, वो जो तापमान नापता है वो किस स्केल में नापता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तभी हम कहते हैं कि हमारे 100 डिग्री का क्या आया? बुखार आया। 102 डिग्री का हमारे पास क्या आई? बुखार आई। ठीक है, या 105 डिग्री का हमारे पास क्या आया? बुखार आया। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना उसमें डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आप बचोगे ही नहीं, उबल जाओगे। तो यहां हम लोग बात करेंगे केल्विन की। देखो यहां केल्विन में कितना हो जाएगा? 310। अब जब केल्विन में 310 होगा तो 310 के बाद हम लोग देखेंगे यहां पर ये कितना होगा? 29.6। कितना होगा? 29.6, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 558.6। कितना हो जाएगा? 558.6 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो स्केल दिया हुआ है ना, ये जो स्केल दिया हुआ है, इस स्केल से आप किसी पे भी निशाना लगा सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी तरह की। ठीक है, आगे हम देखो बात करें इसके कन्वर्जन की। दोस्तों इसके कन्वर्जन की हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक स्केल को दूसरे स्केल में बदले, क्योंकि मैं आपको नोट करा के एक लाइन लिखा देता हूं यहाँ पे कि आपको कह दिया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को, ठीक है, क्या कह दिया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आप किस में बदलिएगा? केल्विन में। ठीक है, 40 डिग्री तापमान है तो आपसे कह दिया आप इसको केल्विन में बदल के हमको बताइए। ठीक है, इसका अगर एक चीज का हमारे पास एक वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बताइएगा केल्विन में उसका तापमान कितना होगा। तो बताइए उसका केल्विन में तापमान कितना होगा। तो देखो सुनो, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ सी बटे कितना होता है, सिंपल सी बात है, सी बटे कितना होता है यहाँ 5। के माइनस के कितना होता है? के माइनस के होता है 273 बटे कितना होता है हमारे पास? ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास जनरली फॉर्मूला था ना, उसको लिख लेते हैं साइड में। ये क्या था? एफ माइनस के 32 बटे कितना था हमारे पास? 9, और हमारे पास क्या था? के माइनस के 273 बटे कितना हो जाएगा? 5, आर बटे कितना था? 4, और हमारे पास आर ए बटे कितना है? 492। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? 9 बटे क्या, सॉरी बटे क्या हो जाएगा? 5। 9 नहीं, क्या हो जाएगा? 5। तो ये आपके पास हो गया। अब मैंने देखो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का लिया है तो मैंने इसको जोड़ा बनाया, इसको नीचे ले लिया। C बराबर के माइनस से कितना दिया है? 273 बटे कितना हो जाएगा? 5। आपको आंसर में क्या दिया है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है। C की वैल्यू कितनी दी है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड दी है। आपने ना यहाँ वैल्यू रख दी कितनी? 40 बटे कितना हो गया? 5। आगे क्या आएगा? के माइनस के 273 बटे क्या हो जाएगा? 5। इससे इसको काटना कितना आ रहा है? 8, और 8 का 8 बटे 1 बराबर कितना लिखा हुआ है? माइनस के 273 बटे कितना हो जाएगा? 5। इनका वज्र गुणा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इनका वज्र गुणा कर सकते हैं, तो 8 पंजू कितना हो जाएगा? 40। तो आप इसका वैल्यू निकालोगे, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? के माइनस के 273, और यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 गुना 5। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है? ये वैल्यू आने वाली है हमारे पास के माइनस के 273 बराबर 40। ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इधर ले जाओगे तो 40 प्लस 273, के का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो 7 4 11 मतलब 313 केल्विन। तो मेरे पास, मैंने कहा आपसे सवाल में कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर चेंज करना है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना कि डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपको एक तरीका बता दो डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना है? केल्विन में। तो आप क्या करोगे? सीधा ही ना 273 ऐड कर देना।
प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक केल्विन, जो केल्विन है ना, केल्विन का जो स्केल है, केल्विन में आप अगर चेंज करते हो तो एक रिलेशन निकल के आ गया 273 में आप डिग्री सेंटीग्रेड है ना उसको जोड़ दो, तो आपके पास सीधा मान आ जाएगा। जैसे मैं आपको सीधा इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपसे पूछा गया था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको केल्विन में बदलना था ना, तो केल्विन में बदलेगा, इसको केल्विन में आप लोग बदलोगे तो देखो क्या आ रहा है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 40, तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना आ रहा था 7 4 11 313 केल्विन। आप चाहे इसको याद रख लो चाहे आप लोग उसको याद रख लो, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में अगर वैल्यू दी है ना, तो उस स्थिति में हम लोग उसको केल्विन में कैसे ज्ञात करेंगे, केल्विन के ड्यूरेशन में हम उसमें ना 273 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे 273 ऐड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग रुकिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं तब तक। हाँ दोस्तों, जैसा कि देखो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि 313 केल्विन जो हमारे सॉरी ये जो हमारे पास आया था ना आंसर 313 केल्विन आया था, तो वो जो आंसर है ना हमारा डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में हम लोगों ने निकाला था आंसर, तब वो आया था। तो हम लोग देखेंगे एक अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को हमें किस में चेंज करना है, केल्विन को किस में चेंज करना है, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, तो हम आंसर कितना लेके आएंगे 313। और जो कि मैंने एक फॉर्मूला अपन लोगों ने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि केल्विन जो है उसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे, या डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमें केल्विन में बदलना है तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 273 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, जो जो आंसर निकलेगा हमारे पास क्या निकल के आएगा, केल्विन निकल के आएगा। अब देखो सुनो, आगे मैं और आपको क्वेश्चन कराऊं, जैसे इसी में देख लो, ठीक है, ये आपका वैसे हो गया होगा, इसी में हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट जैसे इसका स्केल लिख रहा है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से और हम लोग क्वेश्चन करें कि यहाँ हमारे पास वैल्यू दी हुई है इस तरीके से, ठीक है, तो यहां और एक वैल्यू लेके डिग्री फ़ारेनहाइट में, आप कहोगे सर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताओ, तो हमने एग्जांपल नंबर 2 लिया और एग्जांपल नंबर 2 में ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है हमको वैल्यू, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान है ना डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है, तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका मान निकाल के बताइएगा, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका मान निकाल के बताइए। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में हम इसका मान निकालेंगे तो सी का मान देखो कितना दिया है, हमने क्या किया, इसका हम लोगों ने इसका वैल्यू निकालेंगे c/5 f माइनस के 32 बटे क्या हो जाएगा 9, ठीक है, f माइनस के 32 और इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 9। और यहाँ जो वैल्यू आ रही है ना, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 5, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी f माइनस के 32 बटे 9, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 20 बराबर कितना हो जाएगा f माइनस के 20 में, ये कितना हो जाएगा हमारे f माइनस के 32 बटे कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास देखो ये कितना हो जाएगा 20 गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा f माइनस के 32। अब f माइनस के 32 करवाएंगे, देखो 9 दूनी 18, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी f, इसको आप इधर लाओगे तो f की जो वैल्यू है 180 प्लस कितना हो जाएगा 32, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये वैल्यू आएगी दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कि अगर हम लोग बात करेंगे ना दोस्तों किसके लिए, कि हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड अगर दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड अगर दिया हुआ है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमें डिग्री फ़ारेनहाइट अगर ज्ञात करना है, यहाँ एक तार पड़ा हुआ है दोस्तों, तो उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही है, रुको एक सेकंड, तो इस तार को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि हमको वैल्यू अगर दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो क्या हो रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट हमें ज्ञात करना है, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इस तरीके से। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताऊँ कि अगर हमको वैल्यू दोस्तों इस तरीके से दी गई है कि हमको वैल्यू दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिया है 60 दिया गया है, ठीक है, और हमसे कहा गया कि रूमर के अंदर वैल्यू निकालो, किसके अंदर निकालो, आर रूमर के अंदर वैल्यू निकालो, तो हमारे पास जो वैल्यू है 60 बटे कितना हो जाएगा देखो 5, ठीक है, और हमसे r बटे 4, हम लोग पहले तो इसको देखते हैं कि c/5, हमने ना इसका और इसका रिलेशन ले लिया, c/5 बराबर कितना हो जाएगा r बटे 4। अब ये हमारे पास वैल्यू है, तो c की जो वैल्यू वो कितनी ली 60 बटे हमने ले लिया 5 बराबर कितना हो जाएगा r बटे 4। यहाँ से हम देखेंगे 12 पंजे 60, तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 12 बटे कितना हो जाएगा 1, r की वैल्यू कितना हो जाएगा r बटे 4, 12 चौका 48, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा 48 डिग्री रूमर, कितना आ जाएगा 48 डिग्री रूमर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये आंसर मेरे पास कितना लगेगा 48 डिग्री रूमर आ जाएगा। तो ये अगर मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी है और उसको मुझे किस में याद करना है, डिग्री रूमर में याद करना है, तो वो वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, ये 48 डिग्री रूमर हमारे पास आंसर आएगा। अब देखो हम अगर बात करेंगे आगे कि किस तरीके से कंडीशन को हमें अगर फॉलो करना है यहाँ पे, कि हमको अगर वैल्यू किसी में दे, ठीक है, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में दे, हमसे पूछे डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री केल्विन
केल्विन में या डिग्री रूमर में या डिग्री रेनक्लाइन में, तो हमको कुछ ही नहीं करना दोस्तों। जैसे ही वैल्यू हमारे पास आएगी, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ दिया हुआ है और हमसे केल्विन में पूछ रहा है, तो हम इसका और इसका रिलेशन देखेंगे। और हमसे पूछ रहा है डिग्री सेंटीग्रेड का और दिया हुआ है, तो हमसे रूमर में पूछे तो हम इसका देखेंगे। या आपको दिया है फ़ारेनहाइट का और आपसे पूछ रहा है रेनक्लाइन में, तो आप इसका और इसका देखोगे। मतलब ये जो हमको दिया हुआ है ना, ये रेलगाड़ी का डब्बा, तो हमारा रिजर्वेशन होगा, हम उसी में तो बैठेंगे। ठीक है, वही चीज है कि हमको क्या तो दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है, तो हमको दिया क्या है उसको पकड़ेंगे और जिसको पूछेगा ना उसको पकड़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। पांच में से तीन को छोड़ेंगे, दो को हम लोग पकड़ेंगे, बिकॉज केवल हमसे एक तो देगा और एक हमसे क्या करेगा, पूछेगा। ये आपको ध्यान रखना है, एक हमको देगा और एक हमको क्या होगा, पूछेगा। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। इससे ज्यादा आपको देखो, और इसमें ज्यादा दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको जो भी वैल्यू आएगी दोस्तों, बहुत सिंपल और सीधे तरीके की आएगी, जो आप आसानी से उस टॉपिक को कर सकते हो। अब हम देखो आगे अगर बात करें कि हमको एक जो पेपर में सवाल आता है ना, उसको नोट लगा के लिख लो कि ये कौन सा है, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, एक ऐसा तापमान है, एक ऐसा तापमान है जिस तापमान पर, ठीक है, एक ऐसा तापमान है जिस तापमान पर डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट का मान भी समान होता है, है। मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, समान होती है। इसका कहने का अर्थ ये, और ये पेपर में आता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड है वो किसकी वैल्यू के बराबर है, तो आप क्या आंसर दोगे, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो ये आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और माइनस से क्या हो गया, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो हम आगे बात करने वाले ना दोस्तों, आगे हम किस तरीके की बात करेंगे कि यहां किस किस तरीके की लेवल की चीजों को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे कि हमने स्केल को पढ़ा, लेकिन अब हम वो देखेंगे कि तापमापी का जो कौन कौन से प्रकार के तापमापी हम लोग तापमापन के लिए काम में लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाइएगा, आगे होगा हमारे पास तापमापी। ऐसा यंत्र, तापमापी क्या होगा, वह यंत्र जिसका उपयोग, ठीक है, वह यंत्र या वह उपकरण, ठीक है, वह उपकरण जिसका उपयोग तापमान के मापन के लिए किया जाता है। वह उपयोग जिसका तापमान के मापन के लिए किया जाता है, तापमान के मापन के लिए किया जाता है, तापमान के मापन के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखने वाले हैं कि ऐसा कोई हमारे पास उपकरण है जिसका उपयोग हम किसका मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, ताप का। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, तापमापी कहलाता है। अब ये तापमापी कहलाएगा ना, तो देखो तापमापी के हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके टाइप्स की अगर बात करें, कौन कौन से प्रकार के तापमापी होते हैं, तो आप सेंटर में क्या हेडिंग लगा लो दोस्तों, थर्मामीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तापमापी, यहाँ हमारे पास हो जाएगा तापमापी, और इसको हम लोग लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो सुनो, यहाँ एक हमारे पास हो जाएगा, ये द्रव तापमापी होंगे। ये जो होंगे वो कौन से होंगे, द्रव तापमापी। इनमें से पहले नंबर का क्या होगा, एक है हमारे पास पारा, जिसमें पारा भरा होता है, एक क्या है हमारे पास एल्कोहल, एक हमारे पास क्या है एल्कोहल, और एक क्या है मेरे पास पारा। एल्कोहल की बात देखो, पारे की बात करेंगे तो पारा कहाँ से कहाँ नापता है दोस्तों, ये 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इसकी रेंज होती है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप ध्यान रखना, इसकी पारे की रेंज ये कहाँ से कहाँ काम करता है, -39.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो एल्कोहल होता है ना दोस्तों, ये काम करता है -114.9 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ काम करता है, ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करेगा। मतलब ये वो तापमापी है जिस रेंज में ये काम करेगा। जैसे हम लोग कई बार ये ध्रुवीय प्रदेश में या ऐसे ठंडे इलाके में घूमने जाते हैं दोस्तों, जहां टेम्परेचर है ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 39 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या हो जाता है कम, तो उस स्थिति में हम लोग पारे का काम नहीं ले सकते तापमापी में, क्योंकि उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्थिति में हमको ये करना पड़ेगा कि एल्कोहल है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो तापमापी में उस समय क्या यूज करेंगे हम लोग, एल्कोहल यूज करेंगे। एक है हमारे पास दोस्तों, ठीक है, हमारे पास गैस तापमापी, क्या कौन सा है, गैस तापमापी है। और गैस तापमापी की बात करेंगे ना, तो गैस
तापमापी में पहला कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोजन। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा है, नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, देखो ये कहाँ से कहाँ नापता है, माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक नापता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये जो नापता है ना 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये कहाँ नापता है हमारे पास ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, और ये नापेगा हमारे पास 200, ये 500 हो गया 200, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रेंज आपको याद करनी है। माइनस 200 से कितना हो गया 500, और ये कितना हो गया माइनस 200 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो सुनो, इसकी हम लोग बात करेंगे। एक है हमारे पास प्लेटिनम, प्लेटिनम 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 तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, ठीक है, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी। इसका हम लोग अगर बात करें तो ये दोस्तों नाप के हमको देता है, ये नापता है माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, और कहाँ तक लागू होगा ये ना 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, और ये लागू होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये ना दोस्तों 1200 होता है, 1000 नहीं होता, कितना होता है, ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस 200 से कितना का लगेगा, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ होता है दोस्तों पायरोमीटर, जिसका उपयोग अभी है ना हम लोग उच्च तापमान के मापन के लिए करते हैं। इसका उपयोग उच्च तापमान के लिए, ठीक है, इसका उपयोग उच्च तापमान मापन में करते हैं, मापन में, ठीक है। और कितना करते हैं, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कार्य करता है, उससे नीचे ये कार्य नहीं करता है, ठीक है, ऊपर कार्य करता है, से ऊपर तापमान को मापता है, से ऊपर तापमान को मापता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पायरोमीटर का जो उपयोग करेंगे हम लोग, वो पायरोमीटर का उपयोग कहाँ होगा, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, वहाँ पर जो मेजरमेंट होगा ना ऊंचा, ठीक है, इससे ज़्यादा जो मेजरमेंट होगा उसको मापन के लिए हम लोग उपयोग लेंगे। देखो इस जब पायरोमीटर का उपयोग है ना सूर्य का तापमान मापने के लिए भी हम लोग करते हैं, सूर्य का तापमान भी इसी के द्वारा मापा जाता है। ये अभी हमारा एग्जाम हुआ था ना वनरक्षक वाला, तो उसके अंदर ये पेपर में आया था। तो इस तरीके के सवाल आप लोगों को ध्यान रखना, तापमापी से संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए कि द्रव तापमापी में कौन कौन से होते हैं, गैस में कौन से होते हैं, प्लैटिनम में कौन सा होता है, ठीक है, और पायरोमीटर में काम कौन सा आता है। अब मैं देखो कुछ को आपको समझा देता हूं। जैसे हम लोग बात करें कि प्लैटिनम प्रतिरोधी तापमापी, ठीक है, प्लैटिनम प्रतिरोधी तापमापी, इसमें देखो क्या होगा, इसमें दोस्तों इसमें एक चीज आती है प्लैटिनम में ना, कि कोई भी धातु अगर होगी, ठीक है, कोई भी धातु अगर होगी तो उसमें हमारे पास जैसे सीवैक इफेक्ट होता है ना, तो वही चीज होती है कि अगर किसी के धातु के तार को हम लोग अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वो क्या करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है, उसका प्रतिरोध बढ़ाता है। तो उसके प्रतिरोध के कारण उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का विरोध होता है, और उसका जितना ज्यादा विरोध होगा उस हिसाब से उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और टेम्परेचर दोस्तों अगर बढ़ेगा तो उस केस में हमारे पास यहां पर क्या होगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका मेजरमेंट हो जाएगा। इस प्रिंसिपल के आधार पर हमारा प्लैटिनम प्रतिरोधी तापमापी कार्य करता है। एक है हमारे पास जो पायरोमीटर है ना, पायरोमीटर की हम लोग बात करेंगे तो पायरोमीटर का मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। पायरोमीटर किस कंडीशन पे काम करता है और किस कैसे ये लागू होता है। पायरोमीटर की देखो, ये एक तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कार्य करेगा। दूसरा उच्च तापमान मापन के लिए हम लोग उपयोग में लेते हैं, उच्च तापमान मापन में, ठीक है, उच्च तापमान मापन में इसको काम में लेते हैं, ठीक है, उच्च तापमान के मापन में हम इसको काम में लेते हैं, पहली चीज। अब दूसरा पता है क्या है, ये उच्च तापमान में हम लोग काम में तो लेंगे इसको, ठीक है, उच्च तापमान में तो काम में लेंगे, उच्च तापमान में मापन में हम काम लेंगे। लेकिन देखो इसमें क्या होगा, एक चीज हमारे पास स्पष्ट रूप से आएगी कि जो वैल्यू हमको दी है ना, जो पायरोमीटर वाला जो कंसेप्ट है ना, ये लागू किस पे होता है कि अगर कोई भी पदार्थ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर कोई भी पदार्थ दिया हुआ है, और ये जो पदार्थ दिया है ना, ये पदार्थ, जैसे ये पदार्थ दिया हमको, ठीक है, इसका जैसे मैंने मान लिया कि इसमें से मैंने एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, कितना ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर। मैं कह रहा हूं कि किसी पदार्थ के 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया से जितने 1 सेकेंड में, इससे 1 मीटर वाले सेकेंड एरिया से 1 सेकेंड में जितने हमारे पास ऊर्जा निकलती है, या जितनी ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा के विकिरण निकलते हैं,
ठीक है, ऊर्जा के क्या निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं। तो विकिरण जो निकलेंगे ना, विकिरण निकलते हैं, तो उसका जो मेजरमेंट होता है ना वो किसके बराबर होता है, हम लोग उसी का पायरोमीटर के द्वारा उपयोग पायरोमीटर के द्वारा मेजरमेंट में उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे अगर किसी भी पदार्थ है या कोई भी धातु जो हमारे पास है या कोई वस्तु है, उसका टेम्परेचर हमें मापना है जो उच्च तापमान पर हमारे पास तापित है, तो उसका क्या करेंगे कि उसका पूरा जो क्षेत्रफल होगा ना दोस्तों, उसके एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितने भी विकिरण पास आउट होते हैं उससे, ठीक है, जितने भी उससे रेडिएशन निकलते हैं उनके मेजरमेंट्स के आधार पर हम लोग देखते हैं। अब देखो इसका अगर हम लोग देखें कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या था, उसने कहा था कि जितने भी यहां से विकिरण निकलेंगे ना दोस्तों, वो क्या होता है, इसके एरिया के क्या होते हैं, समानुपाती, और इसका जो टेम्परेचर होता है उसके चतुर्थ के भी क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब यहां से अगर जैसे जैसे हीट जा रही है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो यहां पर क्या आएगा, हमारे पास सिग्मा नाम की एक कांस्टेंट आएगा, और उस सिग्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दोस्तों जैसे मैंने कहा था आपको कि ये पदार्थ है मेरे पास, ठीक है, हमने कहा कि ये पदार्थ है, और अगर हम लोग इकाई यूनिट के लिए पढ़ते हैं तो उसका मेजरमेंट हम लोग सीधा सीधा डेफिनेशन के लिए करते हैं। मान के चलो एक कोई वस्तु है, उसका एरिया कितना है दोस्तों, ए, और मैंने इसका तापमान कितना मान लिया, T डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसका एरिया अगर A मीटर स्क्वायर है और इसका तापमान कितना T डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इससे निकलने वाले जो विकिरण है ना, मैंने आपको बताया था कि ये इसके क्षेत्रफल के तो क्या होता है, समानुपाती, ठीक है, और तापमान के क्या होता है, चतुर्थ घात के क्या होता है, उसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। चतुर्थ घात के क्या होता है, उसके भी समानुपाती होता है। तो मैं यहां से एक चीज निकालने वाला हूं कि a गुना क्या हो जाएगा, T की पावर 4, क्या हो जाएगा, a गुना T की पावर 4। इसलिए q का समानुपाती हटाऊंगा तो q इंटू सिग्मा इंटू a इंटू T4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, q बराबर सिग्मा इंटू a इंटू T4। समझ गए आप लोग। तो ये जो यहाँ पर सिग्मा होता है ना दोस्तों, ये दोस्तों सिग्मा होता है, सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक है, बोल्ट्जमैन नियतांक, इसको बोल्ट्जमैन नियतांक बोलते हैं। और ए क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल। ए क्या होता है मेरे पास, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होगा ना, और इसको टी क्या होता है हमारे पास, तापमान। टी क्या होता है हमारे पास, तापमान। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी, इसको टेम्परेचर कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी। अब ये जो इसी प्रिंसिपल के नियम के आधार पर हमारा ये पायरोमीटर है जो यूज हम लोग लेते हैं, जो उच्च तापमान मापन के लिए करते हैं। अब देखो ये तो हमारे पास तापमापियों का जो कंसेप्ट है ना, बेसिक वो मैंने आपको समझा दिया। आगे जो देखो हम बात करेंगे ना कि एक जो चीज़ है कि सबसे बड़ी जो हमें समझ में आनी चाहिए कि किसी भी बस धातु का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तापीय प्रसार गुणांक का जो अगर मान जो देखा जाता है उसके आधार पर उसकी लंबाई, जैसे मान के चलिएगा ये एक धातु की छड़ है, उस धातु की छड़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों इसकी लंबाई भी चेंज हो रही है, इसका क्षेत्रफल भी चेंज हो रहा है, इसका आयतन भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर इसकी लंबाई चेंज होगी, चौड़ाई चेंज होगी, मोटाई चेंज होगी, तो इसकी तीनों दिशाएं चेंज होंगी। उस आधार पर हम लोग दो दिशाओं की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे, अगर हम लोग एक दिशा की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, लंबाई में निकालेंगे, चाहे चौड़ाई में निकालेंगे, चाहे मोटाई में निकालें। लेकिन दोस्तों अगर बात किसकी आ जाए, तीन दिशाओं की आ जाए, तो उस तीन दिशाओं की अगर तुलना की जाएगी तो उसमें क्या आएगा, आयतन आएगा। क्या आएगा, उसमें आयतन आएगा। तो आयतन को लेके हम लोग उस चीज को देख लेंगे। तो हम सबसे पहले देखो बात करेंगे, आप हेडिंग लगाओ तापीय प्रसार गुणांक, तापीय प्रसार, ठीक है। किसी भी धातु को हम लोग लिख देंगे, किसी भी धातु को या किसी भी पदार्थ को, किसी पदार्थ को तापमान देने पर, किसी पदार्थ को तापमान देने पर उसकी विमाओं में, तापमान देने पर उसकी विमाओं में, ठीक है, उसकी विमाओं में परिवर्तन होता है। उसकी विमाओं में दोस्तों क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होता है उसकी दिशाओं विमाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब दोस्तों विमाओं में परिवर्तन होने के आधार पर इस तापीय प्रसार को ना हम लोगों ने तीन भागों में बांटा। अगर ये इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में हो रही है या मोटाई में हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लंबाई के आधार पर कहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेखीय प्रसार। क्या बोलेंगे, रेखीय प्रसार। अगर यही चीज अगर दोस्तों किसके रूप में देखी जाए, रेखीय प्रसार में ना देख के हम लोग मान के चले कि रेखीय प्रसार नहीं है, उसके बाद लंबाई में अगर हम लोग एक चीज में देखेंगे तो वो हो जाएगा रेखीय प्रसार। लेकिन अगर दो में देखेंगे तो वो किसमें आएगा, क्षेत्रफल में आएगा। अगर हम तीन में देखेंगे तो क्या आएगा, आयतन में। तो दोस्तों तापीय प्रसार हो गया ना, ये तीन प्रकार का होता है। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स क्या होगा, इस तरीके से। तो इसका हो जाएगा दोस्तों रेखीय प्रसार। क्या हो जाएगा, रेखीय प्रसार, और इसको रेखीय प्रसार बोलते हैं। देखो अब रेखीय प्रसार के हम लोग बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन जो इसमें फैलाव हो रहा है। तो इसकी देखो बात करें, किसी, ठीक है, किसी पदार्थ का तापमान, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर,
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? रेखीय प्रसार कहलाता है। होने वाला परिवर्तन रेखीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? रेखीय प्रसार कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो वो कितना निकलेगा, इसको रेखीय प्रसार गुणांक है ना, रेखीय प्रसार गुणांक का जो है उसको किससे लिखते हैं हम लोग? रेखीय प्रसार जो गुणांक है उसका नोटेशन जो होता है वो क्या होता है? अल्फा। क्या होता है उसका नोटेशन? उसको लिखते हैं दोस्तों अल्फा से। तो ये आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। ठीक है, तो अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो इसका फॉर्मूला बनेगा, जो परिवर्तन हुआ उसको लिख देंगे ऊपर, इसका जो इनिशियल है एल आई हो जाएगा, और कितना हमने परिवर्तन किया डेल्टा टी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? डेल्टा एल लिखा हुआ है ये। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एल। डेल्टा एल है लंबाई में परिवर्तन। डेल्टा एल क्या है? लंबाई में परिवर्तन। और ये हमारे पास हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन। अब आगे हम लोग एल आई का मान ज्ञात करेंगे। तो एल आई का मतलब क्या होता है? इसकी प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, इनिशियल है, इनिशियल। ठीक है, एल आई का मतलब इसकी प्रारंभिक लंबाई या इसकी वास्तविक लंबाई जो पहले थी। और हमारे पास दोस्तों डेल्टा टी क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा टी होता है दोस्तों तापांतर। क्या होगा? तापांतर होगा, मतलब तापमान में परिवर्तन। तापमान में क्या होगा? तापमान में होगा दोस्तों परिवर्तन। और तापमान में जो परिवर्तन होगा ना उसको हम लोग मापेंगे। तो वो किस आधार से नापेंगे कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड हमने बढ़ाया है, कितना डिग्री केल्विन हमने बढ़ाया है, तो उस आधार से उस चीज़ को देखा जाएगा। तो ये हमारे पास दोस्तों मैंने कहा था ना, अगर तापमान के कारण अगर कोई भी डायमेंशन अगर चेंज हो रही है, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे क्या हो, मोटाई हो, तो अगर एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेखीय प्रसार। क्या बोलेंगे? रेखीय प्रसार। अगर यही चीज़ अगर डबल में देखी जाए, ठीक है, अगर हम लोग बात अगर करेंगे कि दोस्तों अगर ये 2 दिशाओं में अगर हो जाती, कितने में हो जाती? 2 में हो जाती, तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय प्रसार। तो आप सेकंड लगाना आप लोग, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। ठीक है, क्षेत्रफल प्रसार, वही लिख देंगे हम लोग परिभाषा, इसको बोलेंगे एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, एरिया एक्सपेंशन। और एरिया एक्सपेंशन को बोलेंगे किसी पदार्थ का क्षेत्रफल, किसी पदार्थ का तापमान, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, तापमान, या देखें किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में, बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल, या देखो इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल, या इसका दूसरा नाम भी होता है क्षेत्रीय प्रसार। क्या होते हैं इसको? क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे इसको। गुणांक अगर होगा जिसका नोटेशन देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। लेकिन इसका जो सिंबल होता है ना नोटेशन का, वो हम लोग इसको किससे लिखते हैं दोस्तों? बीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं इसको? बीटा से। और इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा। इसका जो नोटेशन होता है वो किस पे लिखा जाता है? बीटा से। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो किस आधार पे आएगी? एरिया के आधार पे आएगी। इसका जो क्षेत्रफल कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है, और इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, और उस आधार पे हम लोग तापांतर को देखेंगे तो उसका तापांतर कितना था। तो आप यहाँ ना एक फॉर्मूला लिखोगे, बीटा बराबर, ठीक है, हमारे पास डेल्टा ए आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा ए आई गुना क्या कर देंगे हम लोग? डेल्टा टी। तो ये आपको देखना है। यहाँ देखो वेहर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। वेहर डेल्टा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन। हम लोग क्या कर देंगे? क्षेत्रफल में परिवर्तन। और क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो वो इनिशियल और फाइनल हो जाएगा। ए आई की जो बात करेंगे ये क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्रफल। और डेल्टा टी जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसका डेल्टा टी जो होगा ना उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा टी को तापमान में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता लगनी चाहिए कि तापमान में परिवर्तन हमारे पास हो रहा है तो वो कितना हो रहा है। हम यहाँ ना जनरली रूप से कितना बढ़ा रहे हैं, एक डेफिनेशन के तौर पे हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो वो जो चेंज आ रहा है वही हमारे पास है। ठीक है, तो अब यहाँ ये क्या हो गया? एक भुजा के लिए हमने क्या बोला? रेखीय। 2 भुजा के लिए क्या बोला? क्षेत्रफल। अगर 3 भुजा के लिए बोलेंगे तो आपको बताया था जब 3 भुजाओं की बात होती है तो आंसर क्या आता है?
आयतन। क्या आता है? आयतन। तो यहाँ हम जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं तीसरे नंबर पे, उसको बोलेंगे दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक। इसको क्या बोलेंगे? आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास आयतन प्रसार गुणांक, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, या हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन आयतन प्रसार, वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट नहीं, आयतन प्रसार। देखो वही हम लोग कहेंगे कि किसी पदार्थ का तापमान, वही डेफिनेशन हो जाएगी, यदि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाला परिवर्तन, आयतन में होने वाला परिवर्तन, आयतन में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, क्या कहलाता है? आयतन प्रसार, आयतन प्रसार कहलाता है। क्या कहलाएगा? आयतन प्रसार कहलाएगा। और इस आयतन प्रसार को किससे लिखते हैं? इसे गामा के द्वारा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? गामा के द्वारा, इसे गामा कहेंगे, इसे गामा के द्वारा लिखा जाता है, इसे गामा के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, इसे किसी द्वारा लिखते हैं हम लोग? गामा के द्वारा लिखा जाता है। अब देखो इसकी गामा की हम लोग बात करेंगे तो गामा बराबर के को कितना होगा? यहाँ हमारे पास हो जाएगा डेल्टा बी। मैंने कहा था ना, जो जैसा होता है यहाँ पर क्या है? आयतन। क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल को लिखा था, और आयतन क्या आ जाएगा? इनिशियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तापांतर। क्या हो जाएगा? तापांतर। तो ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब देखो यहाँ ना हम लोग बात करेंगे वेहर, यहाँ क्या चीज़ आ रही है? वेहर डेल्टा बी क्या है मेरे पास? आयतन परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे बी आई को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रारंभिक आयतन। क्या बोलेंगे इसको? प्रारंभिक आयतन। और हम लोग डेल्टा टी की बात करेंगे तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारे पास? कितना हमने तापमान बढ़ाया है, तो इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? तापांतर के नाम से जानेंगे दोस्तों। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? तापांतर। तो ये हमारे पास रेखीय प्रसार हो गया, क्षेत्रफल क्षेत्रीय प्रसार हो गया, और हमारे पास आयतन के अंदर जो था ना वो आयतन प्रसार वाला जो टॉपिक है वो हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों किसी भी अगर वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं, किसी पदार्थ का हम लोग क्या कर रहे हैं? तापमान बढ़ा रहे हैं, तो उसकी लंबाई और लंबाई चौड़ाई, या लंबाई चौड़ाई मोटाई, तीनों में अगर जो परिवर्तन होना था ना वो हमने देख लिया। आगे जो हम दो बात करेंगे ना कि जी इनमें परिवर्तन हो रहा है, एक रिलेशन में अल्फा बीटा गामा में लिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अगर हम लोग किसी पदार्थ का तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसका यूज क्या है? ठीक है, हम लोग उसका यूज कहाँ करेंगे, उसका उपयोग कहाँ करेंगे और कैसे कैसे करेंगे? तो आप पहले तो ना इन तीनों में रिलेशन देख लीजिएगा। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात क्या होता है? गामा। ये होता है दोस्तों 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो आप लोग याद रखोगे कि इस तरीके से इसमें अल्फा बीटा गामा जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो ये आपके समझ में आ गया। जब बात अल्फा की हो तो अल्फा की तरह करेंगे, बीटा हो तो बीटा की बात करेंगे, और गामा हो तो गामा की बात करेंगे। अब देखो आप लिखोगे तापीय प्रसार के उपयोग, तापीय प्रसार के उपयोग, तापीय प्रसार के उपयोग। और पहला जो इसका यूज है ना थर्मल एक्सपेंशन का, तो वो है रेलगाड़ियों को। ठीक है, रेलगाड़ी की पटरी के रेलगाड़ी की पटरियों के बीच में, रेलगाड़ी की पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है, गैप छोड़ा जाता है। दोस्तों देखो पता है गैप क्यों छोड़ते हैं? गैप छोड़ने के पीछे कारण क्या है कि एक ट्रैक, इनके बीच में गैप ऐसा छोड़ा जाता है इस तरीके से, एक पटरी इतनी लंबी है और इनके बीच में हम लोग जो भी गैप छोड़ते हैं दोस्तों, ये ना गर्मियों में तो ये क्या गैप पूरा के पूरा भर जाता है। ठीक है, और वापस ऐसे भर जाता है। लेकिन दोस्तों सर्दियां आती है ना, सर्दियों में ये गैप वापस से मेंटेन हो जाता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ को तापमान देने पर उसकी लंबाई में क्या होती है, या उसके अंदर क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। और मैंने आपको यही कहा था कि जो भी एक्सपेंशन हो रहा है ना उसका यूज हम पढ़ रहे हैं, तो तापीय प्रसार गुणांक की हम लोग बात करेंगे। तो तापीय प्रसार का जो यूज होगा ना, अगर किसी पदार्थ को तापमान देने पर उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब उसको ठंडा करेंगे तो उसमें क्या होगी? कमी होगी। तो यही पदार्थ का क्या है? कहलाता है तापीय प्रसार गुण कहलाता है। और इसी गुण को ध्यान में रखते हुए ना जो ट्रेन की जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है, उसकी पटरियां जो होती हैं उनके बीच में हम गैप छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या हो जाता है? वो पूरा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में वापस से वो सिकुड़ जाती है, तो इसलिए वो वापस से अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाती है। तो ये यही कारण है। एक आपने देखा होगा कि
दूसरा जो मैं आपको बताऊं कि जो बैलगाड़ी, हमारे पास गाड़ियों के जो पहिए होते हैं, गाड़ियों के लकड़ी के पहियों के, लकड़ी, बैलगाड़ी जो होती थी ना, लकड़ी के पहियों के ऊपर गरम करके, ठीक है, पहियों के ऊपर गरम करके लोहे की परत चढ़ाई जाती है, लोहे की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि लोहे की परत चढ़ाएंगे ना, चढ़ाई जाती है, लेकिन ठंडा होने के बाद वह सिकुड़ जाती है। ठंडा होने के बाद क्या होती है? वह सिकुड़ जाती है। ठंडा होने के बाद वह सिकुड़ जाती है। ठंडा होने के बाद वह सिकुड़ जाती है। ठंडा होने के बाद वह सिकुड़ जाती है और सिकुड़ जाएगी, जो कि मजबूती प्रदान करती है। जो कि क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। जो कि मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, ठीक है, मजबूती प्रदान करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मजबूती हमको प्रदान करेगी, और ये मजबूती प्रदान करेगी तो वो हमारे पास हो जाएगा कि गाड़ियों की मजबूती प्रदान होगी, तो वो हमें पता लगेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि तीसरे नंबर पे कि या हमको जो वैल्यू दी हुई है कि मजबूती प्रदान करेगी, आगे है हमारे पास कि अगर दो या दो से अधिक धातु की छड़ों को, ठीक है, इस प्रकार से जोड़कर, इन प्लेटों को जोड़कर आपस में क्या कर दे, अधिक प्लेटों को जोड़कर, धातु की प्लेटों को एक दूसरे पर रखकर, धातु की प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर गर्म करते हैं, तो देखो, तो जिसका तापीय प्रसार गुणांक होगा ना, जिसका तापीय प्रसार गुणांक ज्यादा होगा, तापीय प्रसार गुणांक ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो कौन सा शेप लेगी? उत्तल। लेकिन जिसका दोस्तों क्या होगा? कम। जिसका क्या होगा? जिसका दोस्तों क्या होता है? जिसका कम होता है, जिसका कम होगा, और वो कौन सा शेप लेगी? अवतल। कौन सा शेप लेगी? अवतल। तो ये मैंने आपको 3 इसके उपयोग पढ़ाए। तो पहला है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि रेलवे ट्रैक की जो पटरी, उनके बीच में हम क्या छोड़ते हैं? गैप छोड़ते हैं। तो उसका मतलब वो सर्दियों में वापस हो जाता है, गर्मियों में भर जाता है। एक होता है जो हमारे जो बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं ना दोस्तों, इस तरीके से पहिया होता था, तो उसके ऊपर आपने देखा है महाराणा प्रताप, जो पहले जमाने के राजा महाराजा हुआ करते थे, सबके पास बैलगाड़ी हुआ करती थी। अभी बैलगाड़ी होंगी तो ये इसके ऊपर हम क्या चढ़ा देते हैं? एक लोहे की रोड परत चढ़ा देते हैं, उसको गर्म करके, लेकिन वो जैसे ही ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, और सिकुड़ने के बाद वो क्या करती है? एक मजबूती प्रदान करती है। तो वो हमारे पास इसको मजबूती प्रदान कराएगी। एक हमारे पास हो जाएगा कि बहुत सारी धातु की प्लेटों को हम लोग एक के ऊपर एक रख देते हैं, और एक के ऊपर एक रखने पर उसको गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं ना, तो ठंडा ये चीज़ हो जाएगी। तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? जिसका तापीय प्रसार गुणांक ज़्यादा होगा तो वो किस शेप को लेगा? उत्तल को। जिसका कम होगा वो क्या लेगा? अवतल को। एक चीज़ और बताऊं, इसमें चौथा जो उपयोग है ना, ठीक है, हम धातु को, किसी पदार्थ को दोस्तों गर्म करते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि। लेकिन एक चीज सुन लेना, घनत्व में क्या होती है? कमी। आयतन में तो वृद्धि होती है, लेकिन घनत्व में क्या होती है? कमी। लेकिन ठंडा होने पर, ठीक है, ठंडा करने पर तो उल्टा हो जाता है। ठंडा करने पर, अगर ये सवाल आए, ठंडा करने पर क्या हो जाएगा? आयतन में तो क्या होगी? कमी। आयतन में कमी, और उसके घनत्व में क्या हो जाएगी? वृद्धि। ये आप लोग ध्यान रखना, गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, घनत्व में कमी होती है। ठंडा करने पर आयतन में कमी और घनत्व में वृद्धि होती है दोस्तों। इस प्रकार हमारे जो तापमान का टॉपिक है ना, वो पूरा हो गया है, जिसको अपन लोगों ने पूरा पढ़ लिया। केवल तापमान पढ़ा है। हम जो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, ऊष्मा के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको आगे सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।